1996-97 की बात है कि एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेट या दुमदार सितारा जिसका नाम था हेल बॉप, वो शाम के वक्त आसमान पर नजर आता था। उसके लिए आपको किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपको एक फजी सा ऑब्जेक्ट शाम के वक्त आसमान पर नजर आ रहा होता था। मेरा ख्याल है पिछले 30-40 साल में उससे बेहतर कोई कॉमेट हमें नजर नहीं आया। लेकिन आजकल आपके पास एक मौका है एक कॉमेट को देखने का बगैर किसी टेलीस्कोप के। इस कॉमेट का नाम है या उसका निकनेम है कॉमेट न्योवाइज। ये एक स्पेस में एक टेलीस्कोप है न्योवाइज के नाम से। ये उसने उसको डिस्कवर किया, बल्कि खाली इसी साल में 27 मार्च को ये कॉमेट जो है वो दरियाफ्त हुआ। अब आजकल रात के वक्त सूरज गुरूब होने के बाद जब हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाए, उस वक्त आपको ये कॉमेट नॉर्थ वेस्ट में आपको वो नजर आएगा। अब अगले कुछ दिनों में एस्ट्रोनॉमर्स को पता नहीं, शायद ये कॉमेट और ब्राइट हो जाए और हमें और आसानी से नजर आना शुरू हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो जरा फेंट हो जाए और आपको नजर आना वो बंद हो जाए। ये कॉमेट्स जो हैं जब वो सूरज के करीब से गुजरते हैं तो एक तो अच्छी बात ये होती है कि हमें वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये अक्सर पहली दफा एस्ट्रोनॉमर्स उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये कॉमेट एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले कभी नहीं देखा था, तो ये पता नहीं होता कि उसकी एग्जैक्ट वो किस तरह की चीज के बने हुए हैं, उसकी सूरज से क्या इंटरेक्शन है, तो क्या वो ब्राइट होगा या फेंट, ये हमें मालूम नहीं। लेकिन आजकल आप इस मौके का फायदा उठाएं कि फिलहाल वो नजर आ रहा है बगैर किसी टेलीस्कोप के। अब आप कहेंगे कि भाई आसमान पर किधर? वेल, इसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। आपके पास एप्स हैं फ़ोन के ऊपर, स्काई सफारी है या स्टार वॉक है या स्टेलेरियम है। मैंने एक स्टेलेरियम पे एक और वीडियो बनाया था कि जिसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम एप्स में आप कॉमेट न्योवाइज डालें और वो आपको बताएगा कि वो एग्जैक्टली किस तरफ नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। इसके अलावा एक दो और साइट्स हैं जिसके ऊपर आप प्ले अराउंड कर सकते हैं 3 डायमेंशनल, कि वो कॉमेट न्योवाइज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में किस जगह पर आजकल मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक है spacein3d.com, एक है theskylive.com। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बताएंगी कि ये कॉमेट किस जगह पर मौजूद है, और ये तमाम लिंक्स जो हैं ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इस कॉमेट की बहुत खूबसूरत तस्वीरें लोगों ने ली हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स ने भी एक बहुत ही इसकी ज़बरदस्त तस्वीरें इस कॉमेट की उन्होंने ली हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं ज़रा बात करूं कि ये कॉमेट्स हैं क्या और ये कहां से आते हैं। तो इसकी जो एस्ट्रोनॉमर्स डिफाइन करते हैं वो एक कॉमेट को इस तरह से करते हैं कि वो एक बर्फ का गोला है, एक स्नोबॉल है, बल्कि उसको कहते हैं डर्टी स्नोबॉल, क्योंकि इसके बीच में एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि एक जो उसका कोर है वो एक रॉकी कोर है और उसके गिर्द एक बर्फ या स्नो या आइस उसके ऊपर मौजूद है। अब ये जो कॉमेट्स हैं वो ज़्यादातर हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे निज़ाम शमसी के बाहर के इलाकों में हैं। कितने बाहर? अब डिस्टेंसेस जो हैं उसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स एक यूनिट यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये उसी तरह से है जिस तरह हम मील या किलोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो ज़मीन और सूरज का डिस्टेंस है, तकरीबन 93 मिलियन माइल्स। उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जुपिटर जो है, आसान हो जाता ना इस तरह से, वो 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। इसका मतलब यह कि जुपिटर जो है वो अपने हमारे सूरज से हमारी ज़मीन के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा दूर है। अब प्लूटो जो है वो अक्सर 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है। तो ये कॉमेट्स कहाँ से आते हैं? तो कॉमेट्स दरअसल 2 इलाकों से आते हैं। एक है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं क्वाइपर
बेल्ट। और ये आपने पहले भी सुना होगा जब प्लूटो के बारे में डिबेट हो रही थी कि प्लूटो जो है वो क्वाइपर बेल्ट का हिस्सा है और वहां पर और भी बड़े सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स या प्लूटो जैसे प्लैनेट्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो क्वाइपर बेल्ट है इसके भी दो हिस्से हैं। एक है इनर क्वाइपर बेल्ट जो तकरीबन 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है। यानी कि जो नेपच्यून है जो सैयारा उसके थोड़ा सा उसके आगे वो एक्सटेंड करता है। अब ये जो बहुत ही मशहूर कॉमेट या दुमदार सितारा है हेलीज कॉमेट, वो हर 76 साल या हर 76 ईयर्स में वो सूरज के गिर्द आता है और फिर वापस से वो दूर जाता है। वो इस इनर क्वाइपर बेल्ट से चक्कर लगा रहा है और उसका ऑर्बिट वहां से है। अब ये जो आउटर क्वाइपर बेल्ट है उसको स्कैटर्ड डिस्क भी कहते हैं। वो तकरीबन 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक वो एक्सटेंड होती है। तो बहुत सारे कॉमेट्स जो हैं वो वहां से भी आते हैं। अब ये जो कॉमेट न्योवाइज है वो ख्याल ये है, मैंने इसके बारे में डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा कि लोगों ने उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया वो किस जगह से आ रहा है, लेकिन ख्याल ये है कि वो 600-700 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले से अब सूरज के करीब वो आया है। लेकिन इस क्वाइपर बेल्ट के बाद भी एक इलाका है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ओर्ट क्लाउड। वो एक स्फेरिकल है। क्वाइपर बेल्ट जो है वो रिलेटिवली वो एक डिस्क जैसी जगह है, लेकिन ओर्ट क्लाउड वो बहुत ही दूर है। वो 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर वो तकरीबन 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक बाहर जाता है, एक्सटेंड करता है। और हमें पता नहीं कि उसकी एग्जैक्टली बाउंड्री क्या है, लेकिन वो एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कॉमेट्स की। तो वहां से अगर कोई कॉमेट्स आते हैं तो उनका पीरियड जो है वो कई हजारों या लाखों साल में वो होता है। बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है कि ओर्ट क्लाउड में ट्रिलियंस ऑफ कॉमेट्स हैं। अब ये जो मैं क्वाइपर बेल्ट के जो स्केल की बात कर रहे हैं या ओर्ट क्लाउड की बात कर रहे हैं, वो उसमें वहां पे कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। ये एस्ट्रोनॉमर्स के रफ एस्टिमेट हैं। और ओर्ट क्लाउड के जो कॉमेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें वो नजर आ रहे होते हैं, बल्कि हमें यह पता है कि ओर्ट क्लाउड में कॉमेट्स मौजूद हैं क्योंकि कभी कभार वो कॉमेट्स जो हैं वो हमारे निज़ाम शमसी के अंदरून की तरफ आते हैं और फिर हमें वो नजर आते हैं। तो हमें पता है कि बाहर बहुत सारे कॉमेट्स मौजूद हैं। और हमारे जो थियोरीज हैं कि हमारा निज़ाम शमसी कैसे बना, वो ये प्रिडिक्ट करती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो बची होंगी, पत्थर भी वो एस्ट्रॉइड्स बने, और जो कॉमेट्स हैं वो भी बहुत सारी बची कुची चीज़ें वो हमारे निज़ाम शमसी के बाहर की तरफ मौजूद होंगी। तो ये कॉमेट हमें दुमदार क्यों नजर आते हैं? तो जब ये कॉमेट बाहर की तरफ हैं क्वाइपर बेल्ट में या ओर्ट क्लाउड में, तो वो खाली बर्फ के गोले हैं और हमें वो नजर नहीं आते। लेकिन जब वो बर्फ का गोला हमारे सूरज के करीब आता है, क्यों करीब आता है? कुछ का तो ऑर्बिट ही ऐसा है, कुछ कभी कभार किसी और कॉमेट से उनका टकराव हो गया, कुछ उनके ऑर्बिट्स में कुछ डिस्टर्बेंस आई, तो वो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर की तरफ आना शुरू हुए। जब ये बर्फ का गोला कॉमेट सूरज के करीब आना शुरू हुआ तो उसकी जो बर्फ है वो थोड़ी सी पिघलना शुरू हो जाती है। उस पिघलने की वजह से वो उसकी दुम बन जाती है। और वो बल्कि दो किस्म की दुमें हैं, एक तो डस्ट है, जो डस्ट उससे निकली, और दूसरी गैसेस हैं। तो ये दो किस्म की डस्ट टेल और एक और उसको कहते हैं आयन टेल, ये थोड़ा फैंसी नाम है उसी चीज का। ये आपको कॉमेट न्योवाइज में दोनों चीजें नजर आएंगी बाइनोक्यूलर से या टेलीस्कोप से अगर आप उसकी तस्वीर लें। तो ये कॉमेट्स जो हैं वो सूरज के करीब आते हैं और ये उनका मटेरियल हमें नजर आना शुरू होता है। अब ये जो उनका न्यूक्लियस है या जो उसकी मेन उसकी जो एस्ट्रोनॉमर्स को कोमा कहते हैं, वो कुछ मील या कुछ किलोमीटर जितना बड़ा होता है। ये जो न्योवाइज है वो मेरा ख्याल है उसका जो रकबा है वो 5 किलोमीटर जितना है। लेकिन जब उसका मटेरियल जो इवेपोरेट हो रहा है, जो उसकी दुम है एक लिहाज से, वो कई लाख किलोमीटर जितनी भी लंबी हो सकती है। तो कॉमेट तो छोटा हुआ, लेकिन उसकी जो दुम है वो लंबी है, और इसी वजह से
हमें वो आसमान पर बड़ा खूबसूरत तरीके से नजर आता है। वैसे कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि अगर दुमदार सितारा आसमान पर नजर आए तो वो कोई खराबी करेगा या कोई बैड लक लेके आएगा ज़मीन के ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं। इस किस्म के कॉमेट्स जो हैं वो हमेशा ऑर्बिट में रहते हैं, इसका खाली ऑर्बिट से ताल्लुक है, कोई उसका इंसानों पर या यहाँ पर ज़मीन पर फसादों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, लेकिन अगर जो है कॉमेट वो हमारे ऊपर अगर आकर टकरा जाए ज़मीन के ऊपर, तो हमें खाली फसाद की नहीं बल्कि हमें फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत है। बल्कि ज़मीन के ऊपर ख्याल यह है कि जो समुंदरों का पानी है वो ये कॉमेट्स के टकराने की वजह से ही आया था। जब हमारा निज़ाम शमसी बना था 4.5 अरब साल पहले, तो बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे थे और बहुत सारे कॉमेट्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर भी आकर टकराए। तो एक थ्योरी उसमें यह है कि वो पानी ज़मीन के ऊपर इन कॉमेट्स के ज़रिए आया। ना सिर्फ पानी बल्कि कॉमेट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी, जो कि ज़िंदगी के लिए रॉ मटेरियल हैं। तो ख्याल ये है कि कॉमेट्स जो हैं ये भी हो सकता है कि वो ज़िंदगी का रॉ मटेरियल लेके आए हों आज से 4-4.5 अरब साल पहले ज़मीन के ऊपर। लेकिन जो हमारी ज़मीन के ऊपर एक्सटिंक्शंस हुई हैं उसमें भी कॉमेट्स का हाथ है। हमें ये नहीं पता कि जो डायनासोर्स की एक्सटेंशन थी वो कॉमेट से थी या एस्टेरॉयड से, मगर कोई बहुत बड़ी सारे ऑब्जेक्ट था और काफ़ी हद तक ख्याल ये है कि शायद वो एक कॉमेट हो जो आके टकराया हो। इसी वजह से आजकल एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो नज़र रखते हैं कि कोई एस्टेरॉयड्स या कॉमेट्स ऐसे तो नहीं जो ज़मीन के ऊपर आकर टकरा सकते हैं। तो ये जो नीओवाइज टेलीस्कोप है उसका दरअसल काम 2013 से यही है कि वो चेक करे कि कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट हमारी तरफ तो नहीं आ रहा। इसी वजह से उसने इस कॉमेट को दरियाफ्त किया। तो आजकल आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त मौका है इस किस्म के कॉमेट को देखने का। तो आप शाम को जब ज़रा अंधेरा हो जाए तो आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में देखें और ऐसी जगह तलाश करें जहां पर दरख्त या घर आपका व्यू ब्लॉक नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये कॉमेट जो है वो होराइजन के काफ़ी करीब है और उसको आप तलाश करें। और अगर मिस हो जाए तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, ये कॉमेट दोबारा से ज़मीन के करीब आएगा सन 8786 में। तो इसका मतलब यह है कि ये काफ़ी दूर से आ रहा है, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट यह है कि इसका जो फारदेस्ट पॉइंट है वो तकरीबन 700 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है। मतलब यह है कि ये आउटर क्वाइपर बेल्ट से आ रहा है। लेकिन जब आप इस कॉमेट को देखें आपको थोड़ा फजी सा नजर आएगा, लेकिन आप इसको इमेजिन करें कि ये एक बर्फ का गोला है एक लिहाज से, जो ज़मीन के ऊपर समुंदर का पानी भी लेके आया और शायद ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स भी। उसका जो करीबी अप्रोच है ज़मीन से वो 22 और 23 जुलाई को है। उसका फासला हमें को परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमसे वो तकरीबन 100 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर होगा। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद ख्याल ये है कि वो काफ़ी धीमा हो जाएगा और वो वापस अपने निज़ाम शमसी के आउटर रीचेस की तरफ चलता रहेगा।